ये जो जेल के अंदर की बिल्डिंग्स हैं, ये जो जेल के कैदी थे, इन्हीं लोगों से बनवाया गया था। एक बार में 100-100, 200-200 लोगों को भी मास मर्डर किया जाता था और बड़ी सी क्रिमेटरी थी जहाँ पे जलाने का काम भी ये इनमेट्स ही करते थे। अगर कोई भागता था या भागने की कोशिश करता था तो उसको भी मारा जाता था और उसके साथ उसके सेल में जो लोग होते थे, उसका सेल का जो एक लीडर होता था उसको और 8-10 और लोगों को भी साथ में जो मास पनिशमेंट कहते हैं ना, ग्रुप पनिशमेंट मिलता था। ये सामने जो घर है ये हिटलर का घर है। यहाँ पे रूडोल्फ हिटलर खुद रहता था जब वो कैंप में आता था। तो वेलकम फ्रॉम ऑशविच, पोलैंड। तो मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ यहीं पे वो ऑशविच है म्यूज़ियम, जहाँ पे लोगों को रखा जाता था सज़ा देने के लिए हिटलर के समय पे। तो कल रात को जब मैंने चेक इन किया अपने होटल में तो होटल वालों से बात हो गई उसी समय, बहुत अच्छा रहा। तो उन्होंने बोला कि अरे आप ऑनलाइन टिकट लेके नहीं आए हैं, और अगर ऑनलाइन लेके नहीं आए हैं तो बहुत कम चांस है टिकट मिलने का। तो सुन के थोड़ा अपसेट हुआ, लेकिन फिर उसी ने आइडिया दिया कि सुबह सुबह 7:30 टिकट काउंटर खुलता है, आप ठीक 7:30 बजे चले जाना काउंटर पे। कुछ टिकट्स बचे होते हैं जो ऑनलाइन कोटा के नहीं होते हैं, मतलब जो वो ऑफलाइन ही बेचते हैं, तो शायद आपको मिल जाएगा। और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ बहुत भीड़ थी। अगर आप थोड़ा पीछे देखें ना तो ये बस के आसपास मतलब पूरी बसों से लोग आए हुए हैं भर के। तो मिलने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन खैर गए काउंटर पे तो हम 2 लोगों के लिए ये टिकट्स मिल गए हैं फाइनली। और हमें 10:30 का स्लॉट मिला है और सुबह 7:30 बजे उठ के मुझे सिर्फ टिकट लेने आना पड़ा है। मतलब 7:30 बजे तो मैं यहाँ पहुँच गया था, तो सुबह 7 बजे उठ के भागता हुआ सिर्फ टिकट लेने आया हूँ। इवन अभी ब्रश व्रश करना, फ्रेश होना भी नहीं हुआ है। तो अब वापस होटल जाएंगे। ऑलमोस्ट 8 बजने वाला होगा, यहाँ भी 15-20 मिनट हो गए हैं। तो अब होटल जाएंगे, फिर फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके होटल से चेकआउट करके और तब यहाँ पे आएंगे फाइनली। लगभग 3-4 घंटे का टूर होता है, तो करके निकलेंगे। सो आज की सुबह ऐसी थी कि सुबह उठते भागते हुए सीधे आना पड़ा। 10 मिनट के लोग पार्किंग नहीं लेते हैं, इन्होंने अलग से 10 मिनट वाला टिकट दिया था। जो लोग 10-15 मिनट के लिए आते हैं उनके लिए। तो चलते हैं वापस होटल की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ हियरिंग अवेयरनेस के लिए, और अपने ये वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अपनी ये जर्नी, अपना ये व्लॉग के थ्रू आप लोगों को अपना पूरा जर्नी दिखा रहा हूँ। सो टुडे आई एम इन द सिटी कॉल्ड ऑशविच। ऑशविच नाम की एक सिटी है पोलैंड में, जहाँ पे हिटलर ने डेथ कंसंट्रेशन कैंप बनाया था। वो जो हम सुनते हैं जिसमें बहुत सारे जूइश लोगों को गैस चेम्बर्स में मारा गया था और कैद करके रखा जाता था और उनसे बहुत क्रूएलिटी से बिहेव किया जाता था। इवन शूट करने के भी ऑर्डर्स थे जो यहाँ के लोग हैं उनको। तो उस सिटी में हूँ, उस सिटी को एक्सप्लोर करना है। और टिकट की बड़ी मुश्किल है। आई थिंक टिकट मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। तो चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ और देखते हैं। कल रात को मैं आया था तो होटल वालों से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास में टिकट्स नहीं हैं तो कोई चांस नहीं है मिलने का, क्योंकि ऑनलाइन तो पूरा फुल होता ही है। ऑफलाइन में कुछ टिकट्स होते हैं बट वो भी नॉर्मली लोग ले लेते हैं पहले। तो बट फिर भी अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। उसने बोला कि आप सुबह सुबह जाके ट्राई कीजिएगा तो शायद आपको टिकट मिल जाए। कुछ टिकट्स बचे हों या किसी का कैंसिलेशन आया हो तो चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। और दिस इज़ दी होटल जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। अच्छा सा होटल है, छोटी सिटी में। अच्छी बात यही है कि ये पूरा स्पेशियस सा होता है, व्यू अच्छा होता है। नॉर्मली यूरोप में हम सिटी सेंटर में रुकते हैं, छोटे छोटे कमरे और ये चीज़ें, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो रूम है हमारा वो भी काफ़ी दिनों के बाद बड़ा सा ह्यूज सा रूम है, बिल्कुल जैसे अपने 5 स्टार वगैरह में होता है, ताज वाज में बड़े बड़े रूम्स, वैसे रूम्स हैं। सो येस, दिस इज़ दी होटल। ये होटल इम्पीरियल। और इधर एक सुपरमार्ट टाइप का भी बना है बिल्कुल मेरे होटल के सामने। वो सामने से मेन रोड जा रही है जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। एक छोटा 3 स्टार होटल और है, ये जो सामने कॉर्नर पे बिल्डिंग है ये भी एक 3 स्टार होटल है। बट इसके अलावे एक भी होटल नहीं है इस पूरी सिटी में। तो क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ़ टूरिस्ट आते हैं, जो भी आता है वो सिर्फ इस म्यूज़ियम को घूमने ही आता है, तो इसलिए बहुत कम 2 ही होटल्स हैं पूरे शहर में। एक आध और होंगे जो ऑनलाइन लिस्टेड नहीं होंगे तो मुझे नहीं पता, बट कल रात को और कोई मिल नहीं रहा था।
तो और उसमें रूम नहीं थी, तो फिर फाइनली इस वाले में रूम मिल गया, तो कम से कम रुकने का जुगाड़ हो गया था कल। चलते हैं होटल के अंदर। दिस इज़ दी होटल, होटल इम्पीरियल है, मतलब होटल इम्पीरियल होगा, इनकी लैंग्वेज में इम्पीरियल एक करके लिखते हैं। ये इधर ब्रेकफास्ट एरिया है, अभी आएंगे ब्रेकफास्ट करने। सो ये है लिफ्ट जिससे हम ऊपर जाने वाले हैं। तो ये होटल का कमरा है यार, जो ऑशविच में हमें मिला था। बड़ा सा रूम है, पीछे व्यू भी है कुछ, ये नीचे एक ट्रेन की पटरी जाती है। सो फाइनली ऑशविच से चेकआउट करने का टाइम हो गया है एंड वी शुड मूव टूवर्ड्स दी, वो क्या घूमने की जो जगह है, ऑशविच ही कहते हैं शायद उसको। मैप वैप उठा लेता हूँ और चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट एरिया की तरफ। ये बिल्कुल सामने ही हमारी कार भी पार्क्ड है, आ जाओ कार में रख देते हैं। सो दिस इज द कार, सामान अंदर रख के और फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। सो ये है पूरा ब्रेकफास्ट एरिया, देखते हैं आज क्या क्या है खाने में। सो ये एक केक है, ये एक फ्रूट है, वो गागर नींबू आता है ना अपने यहाँ बड़े वाला, वो वाला काट के रखा हुआ है। ओ भाई साहब, सेब तो बहुत बड़े बड़े से, इतने बड़े सेब। तो सेब है, एप्पल है, ये क्या कहते हैं उसको, आलू बुखारा जो कहते हैं वो है। ये एक दूसरा वाला जो, ये क्या कहते हैं उसको, नाशपाती का जो दूसरा वाला होता है, बब्बू गोशा, वो है। ये कुछ और मीठे में केक शेक है। इधर कॉफ़ी है, इधर ये ब्रेड शेड है, गरम करके ब्रेड बटर वगैरह खाने के लिए। और लगता है कुछ सैलड्स भी हैं, ये अलग अलग तरीके का सैलड होता है यहाँ पे, चीज़ वीज़ के साथ में। ये चीज़ है, सैलड है, ये भी वाइट, ये चीज़ वीज़ का बना के रखते हैं लोग। सो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग, स्क्रैम्बल्ड एग के साथ में ये वो एग का जो हाफ फ्राई होता है वो है। और यहाँ पे कुछ ये योगर्ट, दही वही खाते हैं ये लोग, अलग अलग तरीके की फ्लेवर वाली। कॉर्नफ्लेक्स है, जैम है, जूसेस वगैरह रखे हैं। सो ग्रेट, चलो टाइम टू ईट। सो वी हैव रीच्ड ऑशविच। ऑशविच ही नाम है इस जगह का। म्यूज़ियम है ऑशविच म्यूज़ियम, जहाँ पे ये सारा दिखाते हैं, घुमाते हैं। सो वी आर हियर। बहुत लंबी लाइन है अंदर जाने के लिए, बहुत भीड़ है। सो वेटिंग फॉर द क्यू। सो वन बाय वन पढ़ो। थैंक यू। सो ये ऐसे टिकट स्कैन करके अंदर आना है और हाँ, हमें वो लेना होगा 10:30, इंग्लिश पूछना होगा। हाँ, लेकिन हेडफोन तो हो गया, बट वो भी तो देंगे ना वो सुनने के लिए। सो ये ऐसा एक हेडफोन इंग्लिश के ऑडियो वाले के साथ में मिल गया है हमें, और इसी में सारे इंस्ट्रक्शंस अब हमें मिलते रहेंगे। मतलब बड़ा सा ग्रुप है। सो दिस इज़ द टनल वी आर वॉकिंग थ्रू, और ये टनल से वॉक करके हम वो कैंप की तरफ जा रहे हैं। ये है उस कैंप में जाने का रास्ता, टनल से निकल के। ये किचन है जहाँ प्रिजनर्स का खाना बनता था, और ये सारे बैरक्स हैं जिसमें प्रिजनर को रखे जाते थे। ये एक रियल पिक्चर है उस टाइम की, इसी किचन वॉल की। सो ये किचन वॉल, ये 1942 की पिक्चर है। उसके बाद में 1942 में इस पे प्लास्टर किया गया था। ये जो जेल के अंदर की बिल्डिंग्स हैं, ये जो जेल के कैदी थे, इन्हीं लोगों से बनवाया गया था। पहले कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई थी, बट फिर जैसे जैसे कैदी आते गए तो उन्हीं से यूज़ करके यहाँ का काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवाया गया, बाहर की रोड्स और डैम्स वगैरह भी बनवाई गई थी। ये 3 कैंप्स बनाए गए थे ऑशविच में। ये है कैंप 1,
कैंप 2 और कैंप 3। पहले कैंप 1 में लोग आते थे, शायद 10-20 हज़ार लोगों के आसपास की कुछ कैपेसिटी थी, बट कैंप 2 में लगभग 1.5 लाख लोगों की कैपेसिटी बनाई गई। और पहले तो कैंप 1 से ही लोग ट्रांसफ़र होते थे, बट बाद में वो देखें तो रेलवे लाइन एक बना दिया गया था कैंप 2 तक का, जिसमें 1.5 लाख लोग रहते थे। और ये जो नेचुरल बाउंड्री थी रिवर की, तो रिवर की वजह से एक नेचुरल बाउंड्री थी जिससे ये सेफ़ था एरिया। तो उसमें वो ब्लू लाइनिंग अगर आप देखें चारों तरफ से, तो इसके चारों तरफ एक रिवर था जिससे प्रिजनर्स भाग नहीं पाते थे, और जो भागते थे उनको बहुत कड़ी सज़ा मिलती थी। ये ऐसा कुछ ज़मीन है। ये ऐसे पूरे यूरोप से ऑश्विच में लाए जाते थे लोग। Of the Hungarian Jews in May 1944, you remember that Hungary was on the top of the list. It was 430,000 people. And the Nazis manipulated people that it was a resettlement to the east. People were allowed to take with them up to 50 kilo luggage per person. Box of cutlery, clothes for their families, items important for their professions. And the journey to the camp was long. ये सब चश्मे हैं इतने सारे जो उस समय प्रिजनर्स थे उनका, ये उस समय के प्रिजनर्स के रिमेन्स हैं सारे, जो उनका सामान वो लोग यूज़ करते थे। वो सब पैर वैर नहीं थे कुछ लोगों के, या दिस इज़ कॉल्ड द डेथ वॉल। यहाँ पे लोगों को खड़े करके और लाइन से मार दिया जाता था, गोली मार दी जाती थी। और इसी के अंदर में यहाँ पे पहले उनको नेकेड करके लाया जाता था, उनके कपड़े वपड़े उतार दिए जाते थे इसके अंदर में। और एक बार में 100-100, 200-200 लोगों को भी मास मर्डर किया जाता था। और बड़ी सी क्रिमेटरी थी जहाँ पे जलाने का काम भी ये इनमेट्स ही करते थे। अगर कोई भागता था या भागने की कोशिश करता था तो उसको भी मारा जाता था, और उसके साथ उसके सेल में जो लोग होते थे, उसका सेल का जो एक लीडर होता था उसको, और 8-10 और लोगों को भी साथ में जो मास पनिशमेंट कहते हैं ना, ग्रुप पनिशमेंट मिलता था। तो इसलिए इट वॉज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई ना भागे। अगर कोई भागता है, एक बंदा अगर भागता है तो वो पकड़ा गया तो उसको तो मारेंगे ही, बट अगर वो भाग भी गया तो भी उसके सेल से 10 और लोगों को जान से मार दिया जाता था। तो इस डर से बाकी लोग भी नहीं भागते थे या लोगों को नहीं भागने देते थे। ये सामने जो घर है ये हिटलर का घर है। यहाँ पे रूडोल्फ हिटलर खुद रहता था जब वो कैंप में आता था। तो ये जिसकी खिड़की दिख रही है अभी, ये बड़ा सा एरिया जो कैंप से, ये इधर की तरफ कैंप है पूरा, और ये इधर अलग से इसका गेट हुआ करता था, और वहाँ पे वो रहता था इस वेला में। यहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। ये मास क्रेमेटोरियम है जहाँ लोगों को जलाया जाता था।
मास लेवल पे उस समय में? Later, that was more than 20 times bigger. The Brokenau camp was planned for 150,000 prisoners. This amount of inmates was never registered in the camp. Luckily, the war finished. In 1944, the camp consisted of 300 barracks. They occupied 300 acres. The assessment concentrated 90,000 inmates. Yes, the Hungarian transports were very numerous. And in the Brokenau camp prevailed the wooden barracks, visible in this sector. Most of the wooden barracks have gone. Many wooden barracks were dismantled by the assessment in the autumn 1944. Prefabricated elements of the barracks, ready elements, were sent from Auschwitz to Central Germany. Many wooden barracks were also sent to Warsaw to rebuild the capital of Poland, Breslau, another beautiful city which was heavily destroyed, heavily damaged during the Second World War. In 1947, the museum was founded by the government, and nowadays there is an international foundation which sponsors the preservation works together with visitors. Polish government at present, the museum is renovating the brick barracks under the white tents, and they plan to renovate all of them in the nearest future. The chimneys around stood inside the wooden barracks. Two chimneys in the wooden barracks. By the chimney was built a stove. The brick cube on the ground was a furnace. The assessment. ये जो मेरे पीछे ट्रेन की बॉगी है, तो इसमें रोज़ एक ट्रेन में लगभग 2000 से 2500 लोग आ पाते थे, और रोज़ ऐसी करीब 3 ट्रेन आती थी इस डेथ कंसंट्रेशन कैंप में। तो लगभग 5000 से 7000 लोग रोज़ यहाँ पे आते थे, और जितने लोग आते थे उनमें से लगभग 80% लोगों को सेम डे मार दिया जाता था आते। तो जब वो आते थे तो उनको ये बोला जाता था कि एक डॉक्टर आपको चेक करेगा कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये सब ना लोगों के रहने की जगह बनी हुई थी, और इसमें काफ़ी लोग रह भी रहे थे। तो जब वो लोग यहाँ ट्रेन से उतरते थे, उनको लगता था कि चलो सही जगह पे आए हैं, मतलब मुझे यहाँ पे रखा जाएगा, रीसेटलमेंट टाइप का बोल के लाया जाता था। और जब उन लोगों को बोला जाता था कि ठीक है अब चेक होगा, डॉक्टर चेक करेंगे, तो डॉक्टर सिर्फ अपीयरेंस के बेस पे चेक करते थे। उन लोगों को रखा जाता था जो फैक्ट्रीज़ में या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क में कुछ दिन काम कर सकें, और उनसे भी जो 20% लोगों को रखा जाता था उनको बिना खाना पानी दिए हुए मतलब यहाँ पे काम करवाया जाता था। बहुत बेसिक, सुबह एक वेजिटेबल सूप देते थे और एक टाइम चाय देते थे, ऐसे करके तो बहुत ही कम कैलोरीज दी जाती थी। तो 3 महीने से 6 महीने के बीच में उनके शरीर पे सिर्फ स्केलेटन रह जाता था स्किन के साथ में। और जिन 80% लोगों को साइड किया जाता था, उन 80% लोगों को भी ये नहीं बोला जाता था कि उनको सज़ा दी जा रही है। उनको ये लोग कहते थे कि आप अनड्रेस हो जाओ और कपड़े उतार के आपको नहाना होगा ताकि आप फ्रेश हो जाओ, और फिर आपको इन कंसंट्रेशन मतलब इन कैंप्स में रखा जाएगा। और जब वो कपड़ा उतार के नहलाने के लिए उनको उन चेंबर्स में भेजते थे, तो उन चेंबर्स में ऊपर से शावर जैसा लगा हुआ था, लेकिन उन शावर से एक्चुअली पानी नहीं आता था। उन शावर से वो जहरीली गैस आती थी गैस चेंबर में उनको। तो 2000 लोगों को एक साथ उस चेंबर में डाल के और गेट बंद कर दिया जाता था, और गेट बंद करके गैस से, जहरीली गैस से उन लोगों को मार दिया जाता था। 2000 लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। टोटल करीब 11 लाख लोगों को इस कैंप में मारा गया है, और कहा जाता है कि 90% से ज़्यादा लोग उसमें से ज्यूइश थे। बाकी कुछ पॉलिश, कुछ रशियन, कुछ जर्मन्स भी थे, कुछ क्रिमिनल्स थे, कुछ पॉलिटिकल वॉर इनका जिन लोगों के साथ था, कुछ वैसे लोग थे। तो 1.5-2 लाख वैसे भी लोग थे, और फाइनली 1.5-2 लाख लोगों को यहाँ से रिलीज़ करवाया गया था जब 1945 में ये जो नाज़ीज़ हारे थे, जो हिटलर जो था वो हारा था। ये ट्रेन के ट्रैक्स हैं जिस पे ट्रेन्स आती थी, और आगे क्रिमेटरी बना हुआ है जहाँ पे लोगों को जलाया जाता था, और ये पीछे, ये जंगल के पीछे भी लोगों को जलाया जाता था। तो ये सब जगह है, और ये बहुत ही बड़ा सा एरिया है। ये सब जब वो लोग हारे थे तो फिर इसको तोड़ दिया गया था काफ़ी ज़्यादा। तो अभी ये सारा टूटा हुआ है, बट इधर की तरफ आप देख सकते हैं कि कितने सारे कमरे हैं, और एक हॉल के अंदर में करीब 2000 लोग, 800 लोग, 1000 लोग ऐसे रहते थे।
तो ये देख के ठीक ठाक घर सा लग रहा है, बट इमेजिन कीजिए कि एक बड़े से हॉल के अंदर में 1000 लोग रह रहे हों, 500 लोग रह रहे हों। तो ये लिविंग कंडीशंस थी, बहुत बुरी हालत थी और बहुत सारे लोगों को इस पूरे एरिया में मारा गया था। तो ये है हिटलर का बनाया हुआ डेथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। अभी उस चेम्बर के अंदर चलूँगा तो उसकी वीडियो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वो डेथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और यहाँ पे लोगों को पहले यहाँ पे लोग ट्रेन से आते थे। ये जो ट्रेन की पटरी दिख रही है, ये इस ट्रेन की पटरी से लोग आते थे। यहाँ पे रैंप पे लोगों को उतारा जाता था और यहीं पे इनको सेपरेट किया जाता था कि उनको रखना है या मार देना है। और ये जो गेट दिख रहा है, लोहे का गेट, यहाँ से लोग अंदर आते थे और ऐसे चल के उधर पीछे की तरफ जाते थे, उधर की तरफ। और वहाँ पे उनको स्ट्रिप ऑफ करने बोला जाता था, कपड़े उतारने बोला जाता था कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उसके लिए नहा के और फिर अंदर कैंप में जाना है। और स्ट्रिप ऑफ करके इसके अंदर, इसके नीचे बेसमेंट में वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बने हुए थे जिसमें लगभग 2000 लोगों को एक बार में मार दिया जाता था। और यहाँ पे करीब बड़ा क्रिमेटोरियम है जहाँ पे लोगों को जलाया जाता था, वो करीब 1400 साढ़े 1400 लोगों को एक दिन में जलाने की कैपेसिटी थी, जो सबसे बड़े वाला है। और इसके अलावा छोटे 1-2 और भी हैं जो 600-700 की कैपेसिटी वाले थे। तो 3-4 हज़ार लोगों को एक दिन में मारा जा सकता था और उनको जलाने का और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट और प्रोविज़न यहाँ पे था। उसके साथ में जो उसके एशेस होते थे, जो ह्यूमन रिमेन्स के, तो यहाँ इस छोटी सी सिटी के चारों तरफ से रिवर है, तो ट्रक में भर के उन रिवर में बहा दिया जाता था या कोई यहाँ पे ज़मीन के नीचे भी दबा दिया जाता था। तो इसके आसपास में जो जंगल वगैरह है, इसमें कई जगह पे ऐसे ह्यूमन रिमेन्स को भी दबाया गया है और पानी में भी बहाया गया है। To the memory of the men, women and children who fell victim of the Nazi genocide, here lie their ashes. May their soul rest in peace. तो यहाँ पे उनके एशेज़ वगैरह को भी दबाया जाता था इसके पीछे। और ये है पूरा वो एरिया जहाँ पे नीचे गैस चेम्बर्स थे। ये बैरक है जिसमें लोगों को रखा जाता था। और ये जो सीनियर होते थे बैरक में, उनके रहने का था, मतलब इनमेट में ही जो थोड़ा सीनियर होता था। और ये एक्चुअली जेल टाइप का एरिया है। इसमें ज़मीन पे 4 लोग रहते थे और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो एक सेक्शन में 12 लोगों को रखा जाता था और कई बार 5-6 लोग भी रुकते थे एक बेड पे। तो इस तरीके से करके इसमें ऐसे करीब 60 सेक्शंस बने हुए हैं। और 12x60 मतलब एक ऐसे कमरे में, जो जैसे बाहर हॉल दिख रहे थे हम लोगों को, ऐसे एक हॉल में करीब 700 साढ़े 700 लोग रहते थे। और ये उनके खाना बनाने का स्टोव है। इन 700 साढ़े 700 लोगों का खाना एक साथ बनता था। और इसमें देखिए तो फोक्सवैगन का लोगो अभी भी है। ये फोक्सवैगन से ये लोग स्टोव खरीदते थे। तो बड़ी कंपनीज़ जो उस समय की सीमेंस, फोक्सवैगन जो जर्मनी की कंपनीज़ थी, वहाँ से ये लोग सामान वगैरह ख़रीदते थे अपने इस जेल के लिए। तो ये है पूरा जेल का एरिया जहाँ इनको रखा जाता था। और ये इनका वॉश बेसिन टाइप का है, दोनों तरफ, चारों तरफ से। तो एक साथ ही 500-700 लोग इसको यूज़ करते थे। ऐसे इस एक हॉल के अंदर में करीब 750 लोग, 700 से 750 लोग रहते थे। ऐसे ही एक ये वाला हॉल है, इसमें 700 साढ़े 700, ये वाला है। तो ऐसे लाइन से आप देख सकते हैं कि कैसे लाखों लोगों को रखा जाता था यहाँ पे। लाखों लोगों को इस तरीके से एक ये जो हॉल बने हुए हैं बैरिकेड, एक हॉल के अंदर में कम से कम 700-800 लोग रहते थे। और ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं, सैकड़ों बने हुए हैं। तो ऐसे लाखों के नंबर्स में लोग यहाँ रहते थे। रोज़ करीब 5-7 हज़ार लोग आते थे और उनमें से 4000 साढ़े 4000 को मार दिया जाता था। मतलब करीब 80% लोगों को, 75 to 80% लोगों को रोज़ मार दिया जाता था। और जो बच जाते थे उसमें इतने सारे नंबर्स में लोग हैं जिनको यहाँ रखा जाता था और एग्जीक्यूट किया जाता था या काम करवाया जाता था उनसे। ये है बाहर की बाउंड्री इस डेथ कैंप की, वो मेन एंट्रेंस है। और ये जो दिख रहा है, ये वाला
ये वुडन बैरक होते थे, जैसे ये वाला है ना, ये वुडन बैरक, इस तरह का ये भी वुडन बैरक था। ये जितने भी दिख रहे हैं बट वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो अभी सिर्फ इसका नीचे का रिमेन रह गया है, जो उसका ईंट से कंक्रीट से बना हुआ वाला सेक्शन था। ऐसा वुडन बैरिकेड था और ये पहले बने थे, ये सब कंक्रीट के बने हुए हैं, तो ये अभी भी हैं। तो इसके साथ हमारा ऑश्विच घूमना हुआ ख़त्म। ऐसे बुरा लगा देख के कि इतने सारे लोगों को मारा गया था यहाँ पे, 10-11 लाख लोगों को, लेकिन ये अच्छा लगा देख के कि कैसे इन लोगों ने प्रिजर्व किया है, क्योंकि 1945 में, मतलब 40 से 45 तक ये सारा हुआ था यहाँ पे कांड, और 47 में ही इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो जो 8-9 हज़ार लोग यहाँ से बचे थे, उन लोगों ने इसको तुरंत ही 2 साल के बाद में प्रिजर्व करके एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एज इट इज़ प्रिजर्व्ड हैं। तो इसलिए इट इज़ अ नाइस प्लेस टू सी। लेट्स से बाय टू ऑश्विच। और अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं पोलैंड में ही वार्सो की तरफ। वार्सो इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड और यहाँ से करीब 300 किलोमीटर है। तो अपने लिए 3-3.5 घंटे की ड्राइव होगी। आधे घंटे रुक के चाय कॉफ़ी भी करेंगे तो 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। 2-2:15 का समय हुआ है, मतलब 4 घंटे में 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो 6-6:30 पहुँचते हैं वार्सो और आप लोगों को बाकी पोलैंड कंट्री दिखाते हैं। तो निकल चुके हैं हम लोग ऑश्विच से और ये सामने बोर्ड पे वार्सो लिखा हुआ है, जो यहाँ की लैंग्वेज में वार्ज़ावा बोलते हैं। वार्ज़ावा प्रोविंस के लिए यहाँ से मुझे राइट लेना है। ये बोर्ड लगा है वार्सो का, ये देखिए वार्ज़ावा। करीब 300 किलोमीटर, 3 घंटे की ड्राइव है वार्सो की। एंड वी आर ऑफ टू वार्सो, लेफ्ट ऑश्विच। सो टाइम टू फिल सम एडब्लू एंड डीज़ल फिर से ख़त्म हो रहा था, तो अब इसको बार बार खोलने में दिक्कत होती है। चलो खुल गया। एडब्लू टोयोटा वाले कहते तो हैं कि 10,000 किलोमीटर चलेगा, लेकिन कभी भी चलता नहीं है 10,000 किलोमीटर। 2,500, 3,000, 4,000 किलोमीटर तक होते होते ख़त्म हो जाता है। 8 लीटर ये फुल हो गया। हाँ 7.5 लीटर, वही उम्मीद थी मुझे। 7.5 लीटर, 10 लीटर की टंकी है ना, 2.5 लीटर के बाद में रिजर्व आ जाता है इसमें। अब थोड़ा आगे चलते हैं और गाड़ी में डीजल भी कर लेते हैं, डाल लेते हैं। ब्लैक वाला ही है रेगुलर, शायद वो 619 का है। तो 6.19 ज़लोटी का डीज़ल है यहाँ पे। 6.19 ज़लोटी का मतलब होगा कितना, लगभग 20 रुपये के आसपास है ना डीज़ल। तो ज़लोटी, तो इसका मतलब कि डीज़ल सस्ता है यहाँ उसके हिसाब से। तो 125 रुपये के आसपास का लीटर हुआ, जबकि पूरे यूरोप में 180-170। नहीं पोलैंड जब एग्ज़िट कर रहे होंगे तो उससे पहले एक बार और फुल करवा लेंगे। जैसा ना हो इधर लातविया लिथुआनिया में और भी सस्ता हो गई। तो पोलैंड में भी वॉशरूम यूज़ करने के कोई चार्जेस नहीं है। और डीज़ल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है पूरे यूरोप में सबसे सस्ता डीज़ल अभी हमें पोलैंड में ही मिला है। तो फाइनली हम एंटर कर गए हैं वार्सो में, जो कि है पोलैंड का कैपिटल। और हम बिल्कुल ही सिटी सेंटर में रुकने वाले हैं। वहाँ पे हमने अपना एयरबीएनबी अपार्टमेंट बुक किया है। तो बिल्कुल ही सिटी सेंटर में रुक के और पॉलिश लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे। तो सिटी है, मेन सिटी, कैपिटल सिटी है, तो थोड़ा जाम वाम लग रहा है। मेरे शीशे पे भी बिल्कुल बहुत सारे कीड़े वीड़े टकरा के पूरा शीशा गंदा हो गया है। तो एंटर कर रहे हैं हम लोग सिटी सेंटर और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, सिटी सेंटर में रुकने वाले हैं। कुछ पॉलिश फूड ट्राई किया जाएगा। और कैपिटल है तो जो सिटी सेंटर, सिटी स्क्वायर वगैरह है, जो सबसे मेन चीज़ें हैं, कुछ म्यूज़ियम्स हैं और एक ओल्ड ब्रिज है यहाँ पे भी। तो वो सब चीज़ें देखेंगे अभी। देखते हैं अभी घर पे पहले सामान रख के और फिर निकलते हैं। तो सिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, डिनर करेंगे आज, और अगर ज़रूरत हुई तो कल भी सुबह थोड़ा सा घूमेंगे और फिर कल आगे की तरफ निकलेंगे। तो चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ।
अपार्टमेंट के सामने तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी खोलना कैसे है ये नहीं पता है। तो अब ठीक से इंस्ट्रक्शंस दोबारा से पढ़ने होंगे। इंस्ट्रक्शन में लिखा है आई लेफ्ट अ की फ्रॉम अपार्टमेंट नंबर 11 इन द मेल बॉक्स नंबर 11, इट्स ओपन, द पासवर्ड फॉर द इंटरकॉम इज 11 की 1947। 1947 में ये भी आज़ाद हुए थे क्या? खुल गया, खोलो, लगा दो। हाँ, वाह, इलेवन नंबर है इसका, 8 है यहाँ पे, तो उसका उसने अपनी मेल बॉक्स में रखा होगा ना, तो नहीं है 11। आ जाओ। तो ये मिल गया है हमारा अपार्टमेंट, ढूंढ ढांड के फाइनली ये हो गया। आ जाओ। ये कैसे पुराने टाइप की बिल्डिंग है ना, जैसे अपने यहाँ चांदनी चौक वगैरह में कनॉट प्लेस में होती थी, वैसी वाली। ये देखो, ये कपड़े रखने वाला कैसे बना हुआ है। चलो आ जाओ। वो ये रूम है हमारा फाइनली, नॉट बैड, अच्छा है। ये पूरा रूम का व्यू है, ये एंट्रेंस था, और ये है हमारी खिड़की से बाहर का व्यू। ये है हमारी खिड़की से दोनों तरफ बाहर का व्यू, अमेजिंग। ये हीटिंग सिस्टम वगैरह है, शाफ्ट है, इसमें थोड़ा आयरन और हैंगर वगैरह रखा है। ये है वॉशरूम, ये है वॉशरूम बाथ टब वगैरह के साथ में। और ये देखिए कैसे ये पुराने वाले पत्थर लगे हुए हैं, ये टाइल्स नहीं है, डिज़ाइन नहीं है, ये पत्थर है। और इधर ये हमारा किचन और डाइनिंग एरिया है। तो ये मिल जाता है, अपार्टमेंट का फ़ायदा ही यही है कि ये छोटा सा किचन मिल जाता है, और ये खाना वाना बनाने को, खाने को 2 लोगों के लिए मिल जाता है, फ्रिज व्रिज मिल जाता है। तो इससे क्या है कि खाना वाना बनाने में दिक्कत नहीं होती है, कुछ इंडियन खाना भी खाने को मिल जाएगा। तो बढ़िया है, आ गए हैं हम लोग अपने अपार्टमेंट पे। अब आगे रेडी होके फटाफट निकलते हैं। थोड़ा नीचे आसपास का एम्बियंस बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्चुअली बिल्कुल सिटी सेंटर है, तो जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो सब अगल बगल में है। तो सारे लोग ये घूमने, मतलब इट इज़ लाइक 100 मीटर पे, 50 मीटर पे वो जो घूमने वाले ओल्ड ब्रिज और ये सब है, तो लोग घूम रहे थे आसपास में टूरिस्ट, और हम सामान लेके अपने बिल्डिंग में आ रहे थे। तो अब फटाफट थोड़ा सा फ्रेश होके फिर नीचे उतरते हैं और इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। रात में देखते हैं कैसी लगती है, और फिर कल सुबह भी थोड़ा घूमेंगे और तब निकलेंगे फाइनली यहाँ से। ये है वॉर्सो का ओल्ड टाउन एरिया पूरा। ये पूरा वॉर्सो ओल्ड टाउन है। पूरा ओल्ड टाउन एरिया है, ओल्ड ब्रिज है। ये कल ठीक से दिखेगा दिन में, अभी तो रात हो गई है तो लाइटिंग वगैरह थोड़ी सी कम है, बट यस दिस इज़ द एरिया। तो मैं वॉर्सो के इस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। 1958 का रेस्टोरेंट है, पॉड सैमसोनेम नाम है, पॉड सैमसोनेम। और हमने अपना खाना ऑर्डर किया है। तो मैंने तो ऑर्डर किया है चिकन, पोटैटो, और ये साथ में कुछ सैलेड्स वगैरह के साथ ये सर्व करते हैं। सैलेड नहीं है, मतलब वो टॉपिंग्स इसके लिए। ये है स्पिनिच पैनकेक, स्पिनिच भरा हुआ पैनकेक है ये क्रीम के साथ में। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर डिनर, ऑथेंटिक पॉलिश डिनर।
आज हम करने वाले हैं यहाँ पे वार्सो कैपिटल ओल्ड सिटी में बैठ के। बिल्कुल ये ओपन में रेस्टोरेंट है, ये रोड है, ये चर्च वर्च है और ये पुराना सा रेस्टोरेंट है 1958 का। तो खाने का मज़ा लेते हैं। पूरे यूरोप में पोलैंड जो है वो रिलेटिवली सस्ता है। अभी हमने 2 मेन कोर्स का आइटम लिया था और 2 ड्रिंक लिया था और टोटल मिला के भी 108 ज़लोटी का बिल आया है। तो 108 ज़लोटी इज़ लाइक 2000 रुपये के आसपास, 2200 रुपये के आसपास का। इट्स गुड, नॉट बैड। ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। फुल सर्दी हो रही है, आइसक्रीम भी पिघलता नहीं है 1 घंटे तक भी हाथ में रखो तो। आइसक्रीम अच्छा होता है ऐसे इधर का। यूरोप वगैरह में कई जगह देखा मैंने, स्विट्ज़रलैंड में भी आइसक्रीम का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और सर्दी में इसको खाने का मज़ा भी और है। तो बहुत मज़ा आया, आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। ऑश्विच घूमा पोलैंड में, पोलैंड का जो कैपिटल है वार्सो वो घूमा, लोकल पोलैंड का जो पॉलिश फूड है वो खाए। 300-350 किलोमीटर की ड्राइव भी थी। तो ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक डे, बहुत मज़ा आया। स्पेशली ऑश्विच घूम के, जहाँ वो पूरा कंसंट्रेशन कैंप, वो जो डेथ कंसंट्रेशन कैंप था और होलोकास्ट जो हुआ था ज्यूइश लोगों का मेनली, तो वो सब के बारे में, हिस्ट्री के बारे में देख के बड़ा नॉलेज मिला, ऐसा कह सकते हैं। मतलब कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि इस तरीके का होगा। सो एनीवेज आज के दिन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कल सुबह उठ के फिर वार्सो सिटी को भी थोड़ा घूमना है और फिर आगे लिथुआनिया जो कंट्री है उसकी तरफ बढ़ेंगे। सो कल लिथुआनिया पहुँचेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग अप। कीप ऑन वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए या मुझे इंस्टा वगैरह पे DM पे रीच आउट कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एवरीबॉडी। फिर मिलेंगे और अब सब सुनेंगे।